प्रजापति क्लासेस में फिर एक बार आपका स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, छात्र छात्राओं, अब तक हमने वर्णमाला के 3 भाग को पढ़ा लिया है और हमें विश्वास है कि अध्ययनरत छात्र छात्रा इसे देखे होंगे और इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। हमने सभी लोगों के कमेंट को पढ़ा और पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि हमें इन होनहार बच्चों के लिए और भी कुछ अच्छा करना चाहिए। तो आप सभी के इस प्रेरणा से यह क्लास लगातार आपके लिए कार्य करेगा। आप अपने सहयोग को बनाए रखें और बड़े ही धैर्यतापूर्वक अपने अध्ययन को करें, स्थिरता से पढ़ें, समझें बात को। कई पुस्तक पढ़ने से अच्छा है आप एक इस क्लास को देखें। कई पुस्तकों का संग्रह है, अनुभव का संग्रह है और आपको सीखने में बड़ी सरलता मिलेगी। यह क्लास इसी के लिए जाना जाता है और ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन का भी बैच आप लोगों ने सुन ही लिया, देख ही लिया, प्रारंभ हो चुका है। थोड़ी बहुत त्रुटियां थी तो अब सब सुधार ली गई हैं। अब क्लास आपके लिए लगातार जारी रहेगा। अब धीरे धीरे क्लास व्याकरण के साथ साथ हिंदी साहित्य का टीजीटी पीजीटी के लिए, नेट जेआरएफ के लिए, बिहार शिक्षक के लिए हिंदी विषय से, राजस्थान शिक्षक के लिए हिंदी विषय से, हिंदी संबंधित कोई भी तैयारी करने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। प्रजापति क्लासेस आपके लिए लगातार कार्य करेगा। वनडे एग्ज़ाम से संबंधित टेट, सीटेट, सुपर टेट एग्ज़ाम से संबंधित यह क्लास लगातार कार्य करेगा। अपनी टीमों के साथ मैं आपके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज हम लोग वर्णमाला में वर्णमाला भाग 4 पढ़ेंगे। प्यारे छात्रों, आप लोगों ने देखा है कि हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। स्वरों का वर्गीकरण में हमने देखा था बेटा, पहला रचना के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। कितना सुपर मैंने आपको बताया था कि रचना के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण बेटा रचना के आधार पर 2 है। यदि आप रचना करेंगे या तो वह बेटा सही होगी रचना, या तो बेटा वह क्या होगी, गलत होगी। तो इसके आधार पर आप लोगों ने यह देख लिया था बेटा कि कौन सी रचना के आधार पर स्वर के कितने भेद बताए गए थे। तो रचना के आधार पर स्वर के बेटा 2 भेद बताए गए थे। एक था बाबू आपका मूल स्वर और एक था बेटा संधि स्वर। मूल स्वरों की संख्या 4 बताई गई, संधि स्वरों की संख्या 7 बताई गई। फिर संधि स्वर के बेटा कितने भेद बताए गए? 2 भेद बताए गए। संधि स्वर के 2 भेद बताए गए। एक हो गया बेटा सजाति और एक हो गया विजाति। फिर विजाति के 2 भेद बताए गए बेटा, एक गुण और एक गुण स्वर और उसके बाद एक वृद्ध स्वर बताए गए। अब अगली कड़ी में हम लोग बताया, मैंने आपको बेटा उच्चारण आधार के आधार पर, माने उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो 6 ऐसे स्थान थे बेटा जहाँ से स्वर बोले जाते थे। ये भी हम लोगों ने देख चुका है कि कंठ, तालु, दंत से तो कोई स्वर नहीं बोले जाते। कल बताया था मैंने बेटा। कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ, जिह्वा, कंठ, तालु, कंठोष्ठ, ये थे। तो 6 जगह ऐसी थी जहाँ से आपके स्वर बोले जाते थे बेटा। वह था कंठ, तालु, मूर्धा, फिर उसके बाद ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठताल। फिर उसके बाद आज की अगली क्लास होगी उच्चारण में लगने वाले समय, मात्रा या कालमान के आधार पर। तो यह हम देखेंगे बेटा। इसके आधार पर 3 हैं, लेकिन हिंदी में आप जानते हैं कि प्लुस स्वरों का वर्णन नहीं मिलता है।
तो यदि संस्कृत में बात की जाएगी तो कालमान के आधार पर 3 हो जाएंगे बेटा, और हिंदी में बेटा कालमान के आधार पर आपको 2 अध्ययन करना है, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, ऐसा पूछ भी दिया कि कालमान के आधार पर और 2 विकल्प में न हो तो 3 को आप लगा सकते हैं, लेकिन जो प्लुत स्वर है बेटा वह हिंदी में प्रयोग नहीं किए जाते हैं, वे संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए व्याकरणाचार्यों ने पुस्तकों में, कुछ पुस्तकों में तो आपको यह मिलता है, लेकिन आप अच्छी पुस्तकों को देखेंगे तो उसमें 2 का ही वर्णन है, ह्रस्व और दीर्घ। तो फिर हम आज उसका अध्ययन करते हैं बेटा। पिछली कक्षा मैंने बताया था कि कालमान के आधार पर कालमानों यानी कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम लोग जो हमारे विषय के अंतर्गत थी, समय हो चुकी थी बेटा, इसलिए क्लास वहाँ पे रोकना पड़ा। आज कंटिन्यू चलेंगे हम लोग, तो देखेंगे, समझेंगे बात को कि वहाँ की क्या स्थिति थी, कैसे थी। आज पढ़ेंगे हम लोग बेटा उच्चारण में लगने वाले समय, कालमान, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। किसके आधार पढ़ेंगे बेटा? उच्चारण में लगने वाले समय, माने बोलते समय उच्चारण में लगने वाले समय, फिर मात्रा या कालमान के आधार पर स्वर के भेद। यह चीज़ आज अध्ययन करेंगे हम लोग। तो बाबू इसके आधार पर बताया गया बेटा, इसके आधार पर स्वर के 2 भेद हैं। ध्यान देंगे बेटा, वहाँ मैंने पढ़ाते समय लिखाया था बेटा 3 हैं। कितनी पुस्तकों में आपको मिलेंगे बेटा? आप ज़रा स्पष्ट रूप से यह समझें, क्या पूरे हिंदी के को पढ़ते समय कहीं पर भी आपको ऐसा मिला जो प्लुत स्वर का चिन्ह है वह देखने को मिला? नहीं मिलेगा बेटा। तो अब आपकी यह मजबूरी है, अगर ऐसा पूछ देता है कि उच्चारण में लगने वाले समय, कालमान या मात्रा के आधार पर स्वर के भेद, अब 2 विकल्प में ना हो तो आपको 3 चुनना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में यहाँ देखेंगे हम क्या कि यदि 2 विकल्प में ना हो, 2 विकल्प में ना हो तो 3 का चुनाव करें। 3 का चुनाव करें। यदि संस्कृत में इसके आधार पर पूछे तो विकल्प 3 ही पूछे तो 3 का चुनाव करें। स्पष्टीकरण। नतीजा क्या निकलेगा बेटा? आपसे पूछता है तो हिंदी में इसके आधार पर 2 ही बताना है। हिंदी में बेटा इसके आधार पर कितना बताना है? 2 ही बताना है बेटा हिंदी में इसके आधार पर, एक ह्रस्व और एक दीर्घ। ध्यान देंगे बेटा। तो ये 2 कौन है बाबू? नंबर 1 बाबू हो जाएगा ह्रस्व
स्वर, और नंबर 2 हो जाएगा बेटा दीर्घ स्वर। ये बेटा ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ध्यान देंगे बेटा, आज हम लोग किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? उच्चारण में लगने वाले समय, मात्रा, कालमान के आधार पर। संस्कृत में तो 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। लेकिन हिंदी में कितना होगा बेटा? अधिकांश व्याकरणाचार्यों ने 2 माना है, ह्रस्व और दीर्घ। अगर आपके विकल्प में यह न हो 2, तो आप अपने माइंड में सदैव बना के रखें कि तीसरा तो वही हो सकता है जिसका नाम है प्लुत, क्योंकि हिंदी में बोलते समय प्लुत का प्रयोग कर लिया जाता है। कैसे? जैसे आप किसी को बुलाते हैं बेटा, तो लास्ट का जो स्वर छूटता है, जैसे रामू, तो माँ के बाद जो ऊ है वह लंबे समय तक है। रामू ऊ जरा बेटा ना, माने ह्रस्व दीर्घ की अपेक्षा और समय ले रहा है, तो हिंदी में इसलिए वहाँ पर आ जा रहा है। अब बोलेंगे सीता, अब आ को खींच कर ले जा रहे हैं आप, तो वहाँ पर थोड़ा सा यह आ जा रहा है बेटा। इसलिए अगर कुछ पुस्तकों ने ऐसा माना है तो आप थोड़ा से सचेत रहेंगे कि कालमान या मात्रा के आधार पर या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर यदि पूछता है बेटा तो आपको बताना है 2। हिंदी में, संस्कृत में यही 3 हो जाएंगे। अगर हिंदी में भी नहीं मिलता है 2 का विकल्प, तो आप 3 का चुनाव करेंगे। दोनों रहने पर बेटा 2 का ही चुनाव करेंगे, यह 100% सत्य है बेटा। तो थोड़ा से यहाँ पर आपको देखना होगा। वे कौन कौन होंगे बेटा? वह होंगे स्वर, और क्या होंगे बेटा? वह होंगे ह्रस्व स्वर, और वह क्या होंगे बेटा? दीर्घ स्वर। चलते हैं, मैं समझता हूँ आप समझ पाए होंगे। नंबर 1 पॉइंट डालेंगे बेटा, ह्रस्व स्वर। पहले तो यह जानेंगे बेटा इसे किन किन नामों से जाना जाता है। ह्रस्व स्वर को किन किन नामों से जाना जाता है? इसे एक मात्रिक, इसे बेटा एक मात्रिक स्वर भी, इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। पहला प्रश्न बनेगा बेटा, इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। यह चीज़ आप जानेंगे बाबू। फिर हम देखेंगे बाबू कि जो इसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं तो इससे क्या तात्पर्य है। जैसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेंगे बेटा कि वे स्वर जिनके बेटा वे स्वर जिनके उच्चारण में वे स्वर जिनके उच्चारण में अल्प या एक मात्रा बेटा अल्प या एक मात्रा का समय लगता है, अल्प या एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसे ह्रस्व स्वर कहते बेटा। उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। अभी समझा पाएंगे बेटा? इनकी संख्या लिखेंगे बेटा, इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या बेटा 4 होती है। ध्यान देंगे बेटा कौन कौन से हैं? अ, ई, ओ, री। इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? 4 होती है।
कौन कौन है बेटा? अ, ई, उ, री, इनकी ये संख्या 4 होती है। इस बात को आप ध्यान देंगे बेटा। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट है बेटा, अभी समझ पाएंगे बेटा, एक बार लिख लेने दीजिए। दूसरा फिर हो जाएगा बेटा दीर्घ स्वर। दूसरा है बेटा दीर्घ स्वर, इसे बाबू द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं बेटा। लिखेंगे वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके बेटा उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना, ह्रस्व स्वर की तुलना, ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगुना या दुगुना, ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगुना या दो मात्राओं के, दुगुना या दो मात्राओं का समय लगता है, समय लगता है, उसे उन्हें दीर्घ स्वर, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ध्यान देंगे बेटा। अब इनकी संख्या जो होती है बेटा, इनकी संख्या बाबू, इनकी संख्या आप लिखेंगे 7। कौन कौन सी है बेटा? आ, ई, ओ, ए, आई, ओ, औ। इनकी ये संख्या कितनी है बेटा? 7। बाबू ध्यान देंगे, जरा हम समझेंगे। आज हम लोग बेटा वर्णमाला भाग 4 का अध्ययन कर रहे हैं। वर्णमाला भाग 4 में हमारा आज पॉइंट है कि उच्चारण में लगने वाले समय, मात्रा या कालमान के आधार पर। तो पहले आप याद रखेंगे सर ये तो होते हैं 3, मात्रा त्रय 3 मैंने बताया था, काल 3। याद रखेंगे बेटा हिंदी के व्याकरणाचार्यों ने बताया कि जो प्लुत का प्रयोग हिंदी में किया जाता है, आप किसी का नाम बोलोगे तो उसमें प्लुत आ जाता है लास्ट बेटा, क्योंकि तिगुना समय लग जाता है। आप किसी को बोल के देखो, गगन न बोलने के बाद अ का समय लगेगा बेटा। तो 1 गुना समय, 2 गुना समय, 3 गुना समय, तो लास्ट वाले बोलते समय आपका 3 गुना समय लग जाएगा बेटा। इसलिए कुछ व्याकरणाचार्यों ने रखा है कि प्लुत स्वर हैं, प्लुत स्वर हैं, उच्चारण जब आप किसी को बुलाएंगे तो अंत में आ जाता है। लेकिन एथेंटिक बुकों में यह मिला कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर और मात्रा के आधार पर और कालमान के आधार पर स्वर के 2 ही भेद बताने हैं। एक ह्रस्व स्वर जिन्हें बेटा एक मात्रिक कहते हैं, जिनके उच्चारण समय बेटा करते समय जो समय लगता है बेटा अल्प लगता है, 1 मात्रा के बराबर लगता है, उसे एक मात्रिक कहते हैं। और द्विमात्रिक वे होते हैं बेटा जिसमें अल्प मात्रा की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है या दुगुना समय लगता है, उसे हम द्विमात्रिक कहते हैं। अच्छा, अब बात ये जानेंगे कि जो एक मात्रिक है बेटा, यानी जो ह्रस्व स्वर है, उसे एक मात्रिक के नाम से जाना गया। एक मात्रिक का तात्पर्य क्या है बेटा? अब इसके यहाँ छंद जब आप पढ़ेंगे तो मात्रा लघु 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 की होगी, एक मात्रिक। और एक मात्रिक का जो मान होगा, एक चिन्ह जो होगा बेटा इसका, एक मात्रिक स्वरों का जो चिन्ह होगा ऐसे पूर्ण विराम की तरह होता है बेटा, जिसका मान कितना होता है? 1। यह बात आप माइंड में रखेंगे बेटा।
जिसका मान कितना होता है बेटा 1। लेकिन आप यही देखेंगे बेटा दीर्घ स्वर इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं बेटा, यानी दुगना समय लगता है, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में दुगना या 2 मात्राओं, दुगना ह्रस्व की तुलना में बेटा दुगना या 2 मात्राओं का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं बेटा। इनकी संख्या कितनी होती है 7। इन्हें गुरु स्वर भी कह सकते हैं बेटा। लघु और गुरु की मात्रा आप लोग छंद में लगाते हैं बेटा, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनके यहाँ जब मात्रा लगाएंगे बेटा तो आपकी मात्रा यह होगी बेटा, छंद आप लोग पढ़े होंगे, इनकी मात्राओं का चिन्ह बेटा ऐसे कुछ है। इनका मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? इनका मान होता है 2। छंद पढ़ते समय या काम आएंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे इनके ऊपर बेटा। तो आज हम लोग वर्णमाला भाग 4 में रचना के मात्रा के आधार पर या कालमान के आधार पर, उच्चारण के आधार पर 2 भेद पढ़ा मैंने। एक बेटा आपको पढ़ाया मैंने ह्रस्व स्वर और एक आपको मैंने क्या पढ़ाया? दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में समय कम लगती है, दीर्घ स्वर में उसकी अपेक्षा समय दुगुना लग जाती है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है बेटा, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है बेटा? 7 है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो 7 और 4 कितने हो गए बेटा? 11। और जब ये 11 हो गए तो स्वरों की संख्या 11 है, तो आपका कार्य सिद्ध हो गया। ठीक बेटा, समझ पा रहे होंगे आप लोग? अच्छा, अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट। पॉइंट डालेंगे बेटा। प्लुत स्वर, संस्कृत का स्वर है, संस्कृत का स्वर है। अब अध्ययन कर लेंगे बेटा, है तो आपका, क्योंकि हिंदी और संस्कृत तो आपको पढ़नी ही है, तो थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे तो अच्छा होगा। चलेंगे बेटा। ध्यान दें, संस्कृत में कालमान, मात्रा, उच्चारण आदि के आधार पर स्वर के तीन भेद हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। आपको ये दोनों पढ़ने हैं बेटा हिंदी में। ये दो तो हिंदी में मिलते हैं। ये दो बेटा कहाँ मिलते हैं? हिंदी में। और यह संस्कृत का है। ये बेटा किसका है? संस्कृत का है। अब थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे बेटा, आसान हो जाएगा आपके लिए। जब पूछे बेटा संस्कृत में कालमान, मात्रा और उच्चारण के आधार पर कितने स्वर होते हैं, तो आपको वहाँ बताना है बेटा। कितना बताना है? 3। लेकिन जब पूछेगा हिंदी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में कालमान के आधार पर कितने होते हैं बेटा? 2, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। मैंने बता दिया बेटा। अब हम चलते हैं जरा प्लुत स्वर का जो है अध्ययन करते हैं बेटा। पॉइंट डालेंगे। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर देखेंगे बेटा हम लोग।
एक बार लिखेंगे प्लुत स्वर के बारे में। प्लुत का अर्थ होता है फेंका हुआ। प्लुत का अर्थ होता है फेंका हुआ। वे स्वर जिनके उच्चारण में वे स्वर बेटा वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय बेटा लगता है, 3 मात्राओं का समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। 3 मात्राओं का समय लगता है बेटा, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अभी समझाते हैं बेटा। हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता है। हिंदी में बेटा इनका प्रयोग नहीं होता है। इनका प्रयोग केवल संस्कृत में होता है। इनका प्रयोग केवल कहाँ होता है बेटा? संस्कृत में होता है। मैं बार बार बताते आए बेटा। आज हम लोग प्लुत स्वर को अध्ययन कर रहे हैं बेटा। प्लुत का अर्थ होता है बेटा फेंका हुआ, फेंका हुआ। वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है, यानी एक मात्रिक में तो 1 मात्राओं का समय लगा और द्विमात्रिक में 2 मात्राओं का समय लगा, और प्लुत स्वर में बेटा 3 मात्राओं का समय लगा, इसलिए इसे प्लुत स्वर कहा गया बाबू। तो कहता है 3 मात्राओं का समय लगता है तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता है, इनका प्रयोग केवल संस्कृत में होता है। चलेंगे बाबू। जैसे लिखेंगे बेटा ओम, ओम, मैया, खींच करके लंबे समय तक बेटा। अच्छा, स्थिति क्या क्या बनती है बेटा? पहली स्थिति लिखेंगे, बच्चों के चिल्लाने की ध्वनि प्लुत स्वर होती है। बच्चों के चिल्लाने की ध्वनि बच्चों के चिल्लाने की ध्वनि प्लुत स्वर होती है। अभी समझाएंगे बेटा, एक बार लिखिए। प्लुत स्वर होती है बेटा। कंपन की ध्वनि प्लुत स्वर होती है। कंपन की ध्वनि
प्लुत स्वर होती है, कंपन की ध्वनि प्लुत स्वर होती है, तोप से निकली हुई ध्वनि प्लुत स्वर होती है, प्लुत से निकली हुई ध्वनि प्लुत स्वर होती है, तोप से निकली हुई ध्वनि कुएं में गिरी हुई किसी वस्तु की आवाज में, बेटा कुएं में गिरी हुई कुएं में गिरी हुई किसी वस्तु की आवाज किसी वस्तु की आवाज में, किसी वस्तु की आवाज में कौन सी ध्वनि होती है बेटा? प्लुत ध्वनि होती है। गायक जब गीत गाते हुए स्वर भरते हैं तो गायक जब गीत गाते हुए स्वर भरते हैं तो बेटा कौन सी ध्वनि होती है? प्लुत ध्वनि होती है। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, अभी समझा रहे हैं। गायक गाते समय जब स्वर भरते हैं बेटा तो कौन सी ध्वनि होती है? प्लुत ध्वनि होती है। मुर्गे के बोलने की आवाज में प्लुत ध्वनि होती है। मुर्गे के बोलने की आवाज में प्लुत ध्वनि होती है। जब हम किसी प्राणी का बेटा जब हम किसी प्राणी का या वस्तु का नाम लेकर पुकारते हैं या वस्तु का नाम लेकर पुकारते हैं तो नाम के अंत में आया हुआ स्वर प्लुत स्वर हो जाता है। आया हुआ स्वर प्लुत स्वर हो जाता है। प्लुत स्वर हो जाता है। लगे हाथ लिख लेंगे बेटा, समझाते हैं। प्लुत स्वरों के बेटा स्वरों की संख्या प्लुत स्वरों की संख्या 8 है बेटा। कौन कौन? आ, फिर हो जाएगा बेटा ई, फिर ओ, ए, आई, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है बेटा। इन प्लुत स्वरों की संख्या कितनी हो गई बेटा? इन प्लुत स्वरों की संख्या 8 हो गई। अब हम चलते हैं बेटा, थोड़ा सा इसका अध्ययन करते हैं। संस्कृत में कालमान या उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर 3 हैं।
जबकि हिंदी में 2 हैं बेटा। तो विशेष रूप से आप हिंदी पर ध्यान रखें बेटा, ह्रस्व या दीर्घ। तो बाबू अब लगे हाथ हम लोग चल रहे थे तो देख लेंगे इसको थोड़ा से। प्लुत स्वर तीसरा स्वर था बेटा। प्लुत का अर्थ होता है फेंका हुआ, माइंड में रखेंगे बेटा। प्लुत का अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ। ये चीज आप याद रखेंगे। किस स्वर का अर्थ होता है फेंका हुआ? तो वह स्वर है बेटा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का अर्थ होता है फेंका हुआ। वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है, यानी 3 मात्राओं का, जैसे 1 मात्राओं का ह्रस्व हो गया, 2 मात्राओं का बेटा दीर्घ हो गया, और 3 मात्राओं का जो है क्या हो गया बेटा? प्लुत हो गया। अच्छा, जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता, पहले बताया गया इनका प्रयोग केवल संस्कृत में होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया गया बेटा उदाहरण में ओम, आप पढ़ेंगे बेटा ओम कहेंगे नहीं, ओम ओम लंबा समय ले रहा है बेटा। मैया, पहले आप देखते थे बेटा गांव घर में जब गर्मियों का समय आता था तो छाजन करने के लिए मंडई वगैरह बनाई जाती थी, तो उसमें प्लुत स्वर का खूब प्रयोग होता था। मंडई उठाते समय नहीं कहते लोग ए, हाँ, अब ए क्या है? व्यंजन है, ए तो स्वर ही है ना। तो वह स्वर प्लुत का रूप धारण कर लेता था, यानी 1 गुना 2 गुना 3 गुना समय, लंबे समय तक ए हाँ करते थे। तो देखो कई तरह से हम बताते हैं आपको बेटा। कहता है कि बच्चे के चिल्लाने की ध्वनि प्लुत स्वर होती है। आप याद करें, छोटे बच्चे को कायदे से अगर होकर न्योता हो जाए एकदम, देखो बेटा जल्दी सांस नहीं लेता, कोई एक स्वर निकाल दिया तो लंबे समय तक खींचता है। अगर वो आ शुरू कर ले तो फिर सोचे को लग कभी सांस ले। तो बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ को आप कह सकते हैं बेटा प्लुत स्वर। कंपन की ध्वनि प्लुत स्वर कहलाती है। जैसे किसी चीज पर बहुत तेजी से वार किया जाता है तो वह ध्वनि धीरे धीरे लंबे समय के बाद समाप्त होती है बेटा। तो माने 1 गुना 2 गुना 3 गुना समय ले लेती है बेटा कंपन वाली। तोप से निकली हुई ध्वनि प्लुत स्वर होती है बेटा। आप जानते हैं तोप से आवाज़ बहुत तेज निकलती है, तुरंत आवाज़ समाप्त नहीं होती है। आवाज़ को समाप्त होने में बेटा 1 गुना 2 गुना और 3 गुना, यानी 3 गुना का समय लगता है तो बेटा उसे प्लुत स्वर कह देंगे। अच्छा, कुएं में गिरी हुई किसी वस्तु की आवाज़, देखो गिरता ना, झम करती आवाज़ जो करती है वो आवाज़ तुरंत समाप्त नहीं होती है, तो थोड़ा सा वो गुंबद टाइप रहता है बेटा ना, इसलिए उसमें समय लगता है। गायक जब गीत गाते हुए स्वर भरते हैं, गायक जब गीत गाते हुए स्वर भरते हैं, जैसे अक्सर आप लोगों ने देखा है कि विरहा वादक जो होते हैं बेटा, गायक होते हैं जो, वह स्वर भरते हैं बेटा, स्वर भरते हैं। और उनका स्वर लंबे समय तक जब आप भरते हैं सुर, तो किसी सुर को पकड़ते हैं तो वह लंबे समय तक जाता है। बात समझे बेटा? तो इसमें कहा गया बेटा गायक जब गीत भरता है बेटा तो वह लंबे समय तक भरता है, इसलिए उनका वह स्वर किस में आ जाता है बेटा? प्लुत स्वर में आ जाता है। फिर आप चलते हैं बेटा, मुर्गे के बोलने की आवाज़ में प्लुत स्वर होता है। यह बहुत ईमानदार है बेटा, देखो कैसे बोल रहा है यह, कु अदक ड़ू कू। अब देखो पहले ह्रस्व बोला, फिर दीर्घ बोला, फिर प्लुत बोला। अभी तो कम सुनने के लिए मिलता था, पहले तो सबके घर यहाँ होते थे। अब वो बोलेगा कू कू हूँ कू, अब वो खींच रहा है बेटा। लास्ट वाला आप बोलकर देखिए 3-4 बार अपने घर पर चोरी से, तो आप समझ पाएंगे बेटा। तो आप बोलेंगे तो पहले ह्रस्व बोलेगा, फिर दीर्घ बोलेगा, फिर प्लुत बोलेगा। सबसे सुपर एग्जाम्पल मुर्गे की आवाज़ की है कि कुकुड़ू कू। अब वो जो बता रहा है बेटा लास्ट वाला, तो हमें भी बोलना पड़ रहा है, तो आप भी चोरी से बोलिए, कोई सुने ना। अच्छा, जब हम किसी प्राणी का या वस्तु का नाम लेकर पुकारते हैं तो नाम के अंत में आया हुआ स्वर वो प्लुत स्वर हो जाता है। जैसे सीमा आ, आरन आ, रीमा आ। किसी को बुलाकर देखेंगे बेटा, लास्ट में जो छोटा हुआ स्वर होगा लंबे समय तक जाएगा। कोई वस्तु का नाम है ना, तो कोई वस्तु का नाम पुकारेंगे बेटा, लास्ट में खिंचाई उसकी स्वर की हो जाती है तो वह स्वर प्लुत स्वर में बदल जाता है। फिर बेटा देखेंगे हम, पूछेगा प्लुत स्वरों की संख्या बेटा। प्लुत स्वरों की संख्या कितनी बताई गई बेटा? 8 बताई गई। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये प्लुत स्वर है बेटा। ये प्लुत स्वरों की संख्या कितनी बताई गई बेटा? 8। तो आप हम लोगों ने किसके आधार पर पढ़ा बेटा? उच्चारण में लगने वाले समय, कालमान और मात्रा के आधार पर।
इनके आधार पर हिंदी में स्वर के कितने भेद बताए गए बेटा? 2। ह्रस्व या एक मात्रिक स्वर, दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर। ह्रस्व में बेटा किसी का मेल नहीं होगा और उच्चारण करते समय मात्रा जो समय लगेगी बेटा वह एक मात्रा का समय लगेगी, इसलिए से एक मात्रिक कहते हैं। इनका चिन्ह होता है बेटा पूर्ण विराम की तरह, इनका मान होता है 1। दीर्घ स्वर बेटा जिनमें बेटा एक, जिसे द्विमात्रिक भी कहते हैं, और जिनमें बाबू एक से जो अल्प मात्रा है, जो ह्रस्व मात्रा है, उसके अपेक्षा दुगुना समय लगेगा, तो द्विमात्रिक स्वर उसको कहते हैं बेटा। अब वहाँ पर बात ये आती है बेटा ये कौन कौन होते हैं? द्विमात्रिक स्वर 7 होते हैं, तो 7 और 4 उधर 11, इसका मतलब आपका डिसीजन सही चल रहा है। तो 7 कौन है बेटा? आ, ई, उ, ए, आए, ओ, औ, ये 7 चल रहे हैं बेटा आपके। अच्छा, अब उसके बाद इनकी मात्रा क्या होती है बेटा? यस टाइप आपने देखा है, तो थोड़ा सिंबल देख करके बना लीजिएगा बेटा, पूरा यस नहीं होता है, तो मैंने बताया है, सिखाया आपको, ऐसे खींचेंगे बेटा, ऐसे कर देंगे। इनका मान बेटा 2 होता है, गुरु स्वर वाले का मान 2 होता है, और जो प्लुस स्वर का है देखो 3 की तरह होता है ऐसे बेटा। तो हिंदी का यह चिन्ह का प्रयोग हिंदी में कहीं आप नहीं देखेंगे, इसलिए इन्हें प्लुस स्वर कहते हैं बेटा, प्लुस स्वर कहते हैं। अनेक तरह गायक जब गायन करता है बेटा तो प्लुस स्वर आवाज देता है। आप लोग अपने यहाँ देख लो, मंडई को उठाते समय नहीं होता ए, हाँ उठ गए, तो ए अब खींच रहा है कि नहीं वो व्यक्ति। और गायक की बात आप लोग देख ही रहे हो कि गायक गायन गाते समय पहले हुंकार भरता है, भरता कि नहीं भरता बेटा। तो अब हमने देखा बेटा कि इसके आधार पर अब अगला चलेंगे, आपका आएगा बेटा सीरीज, आप लोग देख लेंगे बेटा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। बहुत अच्छा है बेटा, कई बार पूछा गया। जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद, इसके आधार पर बेटा देखेंगे हम लोग, इसके आधार पर इसके आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। मैंने बताया था कि जिह्वा स्वाद लेने का कार्य करती है बेटा, तो मैंने बताया था कहानी के माध्यम से कि का 3 हाथे के जीभ बावत हुआ, तो 3 हाथे के जीभ कोनो खाए वाली चीज़ देख लेते हैं बेटा, बच्चों की प्राय आदत होती है, तो उससे जोड़ लेंगे आपकी जिह्वा के आधार पर बेटा कितना होता है? 3। कौन कौन है बेटा? नंबर 1 अग्रस्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर। नंबर 3 बेटा बेटा क्यों नहीं ले रहा भाई? नंबर 3 पश्च स्वर। नंबर 3 बेटा लेंगे पश्च स्वर। बाबू अब हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद। तो जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद बताए गए बेटा? जिह्वा के आधार पर स्वर के बाबू बताए गए 3 भेद, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से जिह्वा के आधार पर कौन सा स्वर का भेद नहीं है? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर नहीं है।
दीर्घ स्वर बेटा उसके आधार पर है, कालमान या मात्रा में लगने वाले समय के आधार पर। ये बहुत सुपर प्रश्न है बेटा, बहुत बारीकता से देखिए बेटा, कोई चीज़ें नहीं छूटेंगी। विश्वास करके कंटिन्यू एक एक क्लास को देखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं और याद करते जाएं बेटा। क्लास में ही हम याद करवा देते, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग तो कार्य आपका हो जाएगा, कोई भी परीक्षा आप दें। जीवा की स्थिति के आधार पर बेटा स्वर के 3 भेद बताए गए बाबू। एक बताया गया आपको बेटा अग्र स्वर, ये 3 भेद हैं बेटा, का 3 हाथे का जीभ बावत हुआ, मैंने बता दिया था बेटा आपको। एक है बेटा अग्र स्वर, एक है मध्य स्वर और एक है पश्च स्वर। अब पहली पॉइंट डालेंगे बेटा आप लोग, नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 1 बेटा अग्र स्वर। अग्र स्वर देखेंगे बेटा कैसे हम आपको याद करवाते हैं बेटा अग्र स्वर को। वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर बेटा लिखेंगे, वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का बेटा, जिनके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग प्रयुक्त होता है, उसे अग्र स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग, जिह्वा का बेटा अग्रभाग क्या होता है, प्रयुक्त तो होता, उसे अग्र स्वर कहते हैं। किसी पुस्तकों में मिलेगा बेटा जिह्वा का अग्रभाग अत्यधिक सक्रिय होता है, तो बात वही है बाबू। अच्छा, इनकी संख्या बेटा